नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। यानी इस वीडियो को देखकर आपको ऐसा लग जाएगा कि हाँ, इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और लास्ट में आप ये ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें भारतीय संविधान से क्वेश्चन न पूछे जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान जो लिखने का काम है एक संविधान सभा को दी गई थी। तो इसमें क्या है, एक प्रारूप समिति बनाई गई थी और जिसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर कि निम्न में से कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो आपसे पूछा, प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको कन्फ्यूजन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष। कहीं का एग्जाम में आपको पूछता है कि संवैधानिक सलाहकार आपसे पूछता है। ठीक है, तो वहाँ पर उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष, तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि इसका तो आंसर आपका होना चाहिए था डी, लेकिन मैंने अभी आपको कहा था कि यहाँ पर सलाहकार समिति का अध्यक्ष पूछा गया था। ठीक है, और जो बी एन राव आपके हैं ये क्या होते हैं, ये संविधान सभा के विधिक या संवैधानिक सलाहकार थे। तो इस बात का ध्यान रखें कि बी एन जो राव हैं विधिक या संवैधानिक सलाहकार थे। और संविधान सभा की सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है दोस्तों, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाती है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं। क्योंकि अभी हमने देखा था कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। और प्रारूप समिति में टोटल जो मेंबर थे वो 7 मेंबर थे। तो प्रारूप समिति के मेंबर 7 थे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे तो वो कौन कौन से थे। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर 7 सदस्य बनाए गए थे। तो डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे इसके अध्यक्ष थे, और एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के एम मुंशी, ए के स्वामी अय्यर थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, और बी एल मित्र थे। और इनके स्थान पर फिर बना दिया गया था माधवराव को बनाया गया था। डी पी खेतान भी सदस्य थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाने के कारण टी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो ये 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। वीडियो को पूरा अंत जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, और कमेंट में ज़रूर आपको बताएं कि भारतीय संविधान से संबंधित कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो ज़रूर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 की भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई। यानी कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। यानी अगर आपको पता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक तो हुई थी, यह जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी इसका जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस दिन हुआ क्या था कि संविधान सभा का जो अध्यक्ष था टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया था। किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और फिर 11 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसको भी आप जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के आधार पर। अब बात करते हैं कि भाई 9 अगस्त 1942 को कौन सी घटना घटी थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को क्या है कि भारत का संविधान जो लागू हुआ था। ठीक है, अब 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, यानी कि हम स्वतंत्र हुए थे। आगे देखते हैं
अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है प्यारे दोस्तों की क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। क्योंकि देखो इस सारे क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होता है। देखो भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया था, अब भारत का संविधान लागू कब हुआ था, दोनों अलग अलग है। इस बात को आप सही प्रकार से समझेंगे, ठीक है। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकृत कब किया गया था, ठीक है। तो यह जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। क्योंकि भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, कह सकते हैं, या इसे अंगीकृत कर लिया गया था। तो इसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब 9 दिसंबर 1946 को क्या था, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये भी आप जानेंगे। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। देखो अंगीकृत कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। जो लागू संविधान कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। दोनों अलग अलग डेट है प्यारे दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो भारत का जो संविधान बनने में कितना समय लगा, यानी आपसे ये कहा जा सकता है कि भारत के संविधान को बनने में टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, तो सीधे हम डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। तो भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, ठीक है दोस्तों। प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो भारत का जो संविधान सभा था इसकी जो स्थापना ही 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी स्थापना के समय ही क्या इसकी पहले बैठक भी आरंभ हो गई थी। और उस दिन संविधान सभा के द्वारा अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत या स्वीकृत किया गया था, ठीक है। और भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था, तो इसको भी आप जानेंगे साथ साथ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे दोस्तों कि भारत का संविधान किस दिन से लागू हुआ। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था और लागू कब हुआ था, दोनों अलग अलग डेट हैं। अब ये पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, यानी अंगीकृत हुआ। और लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या है हमारे देश का संविधान जो है अंगीकृत किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी और इसकी प्रथम बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, यानी कि जब भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था तो इसमें कितनी महिलाएं थीं ये आपको बताना है। तो इसकी संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, ठीक है दोस्तों। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार से हैं, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृता कौर थी हैं, सरोजिनी नायडू भी इसी में थी, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, ठीक है। ये सारी महिलाएं थी, ठीक है। अब सभी महिलाओं का नाम तो आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ का आप देख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए लागू किया गया था या चलाया गया था, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर हैं, तो आप इसको देखेंगे कि ऑपरेशन विजय किसके लिए चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन जो विजय है यह क्या है, भारत सरकार द्वारा क्या वर्ष 1961 में गोवा को आज़ाद कराने के लिए कराया गया था, क्योंकि गोवा पर क्या थे पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। कहा जाता है कि आपने तभी जाना है कि सबसे पहले क्या है कि भारत में क्या है एक विदेशी व्यापारी के रूप में पुर्तगाली ही सबसे पहले आए थे यहाँ पर, सबसे लास्ट में यहाँ से गए भी थे। तो 1961 में क्या है गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर प्यारे दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि भारत को क्या संविधान में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर जो भारत को क्या कहा गया है, राज्यों को असंघ कहा गया है, क्योंकि आपने सभी देखा है कि क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत यानी अर्थात इंडिया इसे राज्यों का संघ कहा गया। और एक बात ध्यान रखना कि अनुच्छेद 1 में भारत का केवल 2 ही नाम है, भारत और इंडिया, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे।
यानी कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, प्रांतों का संघ, भारतीय संघ इत्यादि ये सब नहीं कहा गया है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, कि राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है। यानी देखो, राज्य बनाने का मतलब है कि राज्यों का निर्माण करने, और राज्यों को समाप्त करने की जो शक्ति है किसमें निहित है। तो आप सभी जानते हैं कि ये सारी जो शक्ति किसमें निहित होती है, संसद में होती है, न कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ये कहा गया है कि नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों या उनके सीमा तथा नामों में जो परिवर्तन का जो अधिकार है यह संसद के पास है। तो किसी भी नए राज्य का निर्माण संसद क्या करती है कि अपने जो साधारण बहुमत से करती है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि छुआछूत। तो ये जो किया गया है संविधान के द्वारा, अनुच्छेद 17 के द्वारा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ क्या छुआछूत यानी भेदभाव नहीं करेगा। अब यहाँ पर बात होती है कि अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और 16 में कहा गया है कि भाई लोक नियोजन के विषयों में क्या है, अवसर की समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है कि उपाधियों का अंत कहा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद से संबंधित जो बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसको जरूर देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 1-2 अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को प्यारे दोस्तों। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो इस टाइप की वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका जितना लाइक या शेयर या होता है, कमेंट होते हैं, उसी के आधार पर अगली वीडियो बनाई जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो आपके लिए बनाई जाए जो एग्ज़ाम में आपके लिए यूजफुल हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। देखो प्यारे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है यह अनुच्छेद 61 के द्वारा कहा गया है। अब बात यहाँ पर होती है कि अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 52 में जो राष्ट्रपति का पद है, ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है प्यारे दोस्तों। और अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है किसके, राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। और अनुच्छेद 123 में क्या है, अध्यादेश की बात कही गई है, यानी कि अगर संसद भंग हो गई है, अगर उस समय देश के लिए कोई भी कानून बनाना है तो राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करके कानून बना सकता है। ठीक है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है 123 के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अभी हमने देखा था कि राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की जो शक्ति है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 53 की बात होती है तो अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति की शक्ति या कार्य के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 85 में क्या कहा गया प्यारे दोस्तों कि लोकसभा का विघटन की बात कही गई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन निहित है। अब इसको भी देखते हैं। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद में क्या है, पर्यावरण संरक्षण तथा प्रावधान का जो व्यवस्था, ये अनुच्छेद 48 क में कहा गया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 48 का है इसके तहत पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन की बात कही गई है। इसके अनुसार क्या होता है कि राज्य हो या देश हो हैं के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का जो तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का भी जो प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास किया जाएगा। और अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है, यहाँ पर इसको भी देखते हैं। तो अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित ये प्रावधान है। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। और अनुच्छेद 50 क में क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। ठीक है, तो इसको भी आप देखेंगे। आगे चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। यानी कि आप सभी देखते हैं कि आए दिन क्या होता है कि संविधान में संशोधन होता रहता है। तो ये संविधान, क्योंकि देखो जो भी कानून बनाया जाता है कि वर्तमान समय में उस परिस्थिति को देखकर कानून बनाया जाता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो कानून आज का कानून ये हमेशा के लिए लागू या सभी परिस्थितियों में लागू हो सके। तो समय और परिस्थिति के अनुसार क्या होता है कि कानूनों में संशोधन या परिवर्तन होता रहता है। तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है ये आपको बताना है। तो यह जो होता है प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। तो इसको भी आप जानेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का जो प्रावधान किया गया था, इसमें कहा भी गया है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संवैधानिक शक्तियाँ का जो है प्रयोग करते हुए क्या करती है कि संविधान में कुछ उपबंध है या परिवर्तन है जिसके रूप में क्या है उसमें वो परिवर्तन करती है, ठीक है। यानी कि जो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है ये केवल संसद के पास होती है, न कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास में। तो इसको भी आप जानेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो इसको भी हम देखेंगे प्यारे दोस्तों। तो वित्तीय आपात की जो घोषणा है ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की गई है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है इसमें भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय जो अस्थायित्व जो है यानी कि संकट है, तो वहाँ पर क्या करता है कि वित्तीय आपातकाल की राष्ट्रपति क्या है घोषणा कर देता है। आपको ध्यान देना है कि अब तक क्या है कि भारत में एक बार भी वित्तीय काल की आपातकाल की घोषणा नहीं की गई, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है प्यारे दोस्तों कि संविधान में क्या है कि संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में नियत है ये आपको बताना है। तो यह जो है उपबंध जो है अनुच्छेद किसके अंतर्गत है, तो यह अनुच्छेद 344 के अंतर्गत है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। यानी कि संविधान में राष्ट्रपति को क्या है राजभाषा से संबंधित जो सलाह देने के लिए एक क्या है आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है जो 344 के अनुच्छेद में है। 7 जून 1955 को तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने क्या किया था, BG खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था। भारत के संविधान भाग 17 में क्या है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया है और यह अनुच्छेद 343 यानी कि 343(1) के अंतर्गत क्या है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसी बात कही गई है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो 19 में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया है। देखो ये भी जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यह जो है इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो इसमें जो जोड़ा गया था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। क्योंकि प्यारे दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका कर लीजिए, इससे क्वेश्चन या 2 एग्जाम में जरूर पूछे जाते थे। इनको आप एक एक शब्द को पढ़ लीजिए, आप क्रम से भी पढ़ लीजिए कि पूरा इसमें क्रम क्या है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था ये 1976 में हुआ गया था और संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की अखंडता, ठीक है। इनको जोड़ा गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे बच्चों की किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था। तो यह जो कार्यकाल था यह कार्यकाल जो हुआ था PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ था जिसमें 73वें संविधान संशोधन को पारित किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन जो ये 1992 में लागू हुआ था, ठीक है। और इसमें प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, इनके कार्यकाल में हुआ था जो पारित हुआ था इस समय। और इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को क्या पुनः स्थापित कर अनुच्छेद 343 तक क्या है पंचायत संबंधी जो प्रावधान को भी लागू किया गया था। 11वीं अनुसूची को भी जोड़कर इसके तहत क्या 29 विषय का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ कि किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। यानी कि किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। यह जो संशोधन किया गया था यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारत के संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं, तो इसको भी आप देखेंगे। तो बात करते हैं भारतीय संविधान में कुल कितनी 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो 12 है, लेकिन जब मूलतः संविधान की बात की जाती है तो वहाँ पर केवल 8 अनुसूची थी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या इसमें संशोधन हुआ, तो फिर 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं जो अनुसूचियों को क्या है इसमें शामिल किया गया है। तो 9वीं जो अनुसूची है इसको कब शामिल किया गया था, तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, और 10वीं अनुसूची को क्या है 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं और 12वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन निहित है। तो यह जो जोड़ा गया था ये ऑप्शन सी है, यानी कि 7वीं अनुसूची, यानी कि संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची जो है विधायी विषयों के विभाजन से संबंधित है, यानी इसमें केंद्र एवं राज्य के मध्य जो है विधायी शक्तियों का विभाजन है, यानी कि इसमें कानून बनाने की जो शक्ति है। तो अलग अलग दिया गया है कि केंद्र सरकार किस सूची पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार किस सूची पर बना सकती है। तो ऐसी ही 3 प्रकार की सूची बनाई गई है, जिसका नाम एक संघ सूची होता है। ठीक है, एक होता है एक संघ सूची होता है, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है ये केंद्र सरकार को होता है। ठीक है, और राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है ये राज्य सरकार को होता है। और समवर्ती सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है इसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों को होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और संघ सूची के में बहुत सारे विषय हैं, जिसमें रक्षा है, नौसेना है, परमाणु है, बीमा है, बैंक, डाकघर, जनगणना, ये सारे संघ सूची के अंतर्गत विषय हैं। राज्य सूची में भी बहुत सारे विषय हैं, जिसमें है कि क्या है कृषि, आय पर है, प्रति व्यक्ति कर इत्यादि सारे हैं। और समवर्ती सूची में जो है विवाह है, विवाह विच्छेद, न्यायपालिका है, न्यायालय का अवमान है, वन है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा है, जन्म मरण, ये सारे समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरह कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है। देखिए कुछ सारे विषय आ गए और इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सारे विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऑप्शन सी, यानी कि जो है सार्वजनिक जो व्यवस्था है, ठीक है, यह समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है। तो समवर्ती सूची में कौन कौन सी है, तो समवर्ती सूची की जब बात करते हैं इसमें क्या है फौजदारी कानून है, ठीक है, और इसमें विवाह तथा विवाह विच्छेद भी है, और आर्थिक व सामाजिक नियोजन है। ठीक है, यानी 3 ये आपकी इसमें है, और जो ये है सार्वजनिक जो व्यवस्था है ये इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान है। तो ये जो अनुसूची है 10वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल विरोध कानून विधेयक जो प्रावधान है, यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है। यानी कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यह जो कथन है, यह जो कथन दिया गया था जेनिंग्स के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह जो कथन है जेनिंग्स का है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान की विशालता उसका एक क्या है दुर्गुण है, जो भ्रम तथा झगड़ों को उत्पन्न करता है, इनका मानना है। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि आए दिन क्या है हमेशा क्या केस होते रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर। क्या है अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। यानी गणतंत्र का अर्थ यहाँ पर क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गणतंत्र का अर्थ यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब होता है कि यहाँ का जो भी शासक होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि वह क्या है जनता के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ यह होता है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत होगा, यानी कि भारत का जो भी शासक होगा उसका निर्वाचन
होगा। ठीक है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति भी एक निश्चित समय के अंतर्गत समय के लिए चुना जाता है, जो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन 28 है कि भारत ने समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि जो समवर्ती सूची का जो विचार है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यह जो विचार लिया गया है यह जो विचार आपका जो लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची का। ठीक है, यानी कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची को जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों क्या है, कानून बना सकती है, यानी या बनाने का अधिकार दोनों को है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान में राज्यों का जो संघ कहा गया है कि अवधारणा को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यह जो लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। यानी कि इन सारे शब्दों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो वह जो शब्द है संघीय शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संघीय शब्द का जो प्रयोग है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द प्रयोग किया गया है वह निम्न प्रकार है, जिसमें से क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुत्व, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। और संघीय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि इस टाइप से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार। हमें आपके कमेंट की ज़रूरत होगी, यानी हमें आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए।